सुन रहे हैं ध्रुव और एक शैतान के सदियों पुराने रिश्ते की कहानी। शैतान। जैसे ही रूपा और ध्रुव एक हुए, रूपा के शरीर में परिवर्तन होने लगा। उसके बाल बिखर गए, आंखें सुर्ख लाल हो गई और उसकी आवाज बदल गई। ध्रुव छटपटाने लगा। उसे ऐसा लगने लगा मानो उसका शरीर अंदर से पिस रहा हो और रूपा उसकी सारी ऊर्जा को अपने अंदर समा रही हो। ध्रुव को इस तरह छटपटाता, तड़पता और चीखता देखकर रूपा को चरम सुख की अनुभूति होने लगी। वो जोर जोर से किसी चुड़ैल की तरह चिंगाड़े मारकर हंसने लगी। रूपा का ऐसा हैवानियत भरा रूप देखकर ध्रुव के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसका शरीर कांपने लगा और दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक रूपा ने अपने लंबे और नुकीले नाखूनों से ध्रुव के सीने पर वार किया और उसका सीना चीरकर अपने हाथों से ध्रुव का दिल निकाल लिया। ध्रुव पूरे जोर से चिल्लाया और एक झटके के साथ ध्रुव की नींद खुल गई। हैरान परेशान ध्रुव पूरी तरह से पसीने से भर गया। आंखें खुलते ही उसने अपने सीने पर हाथ लगाया तो उसे वहां हल्का दर्द और दबाव सा महसूस हुआ। लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा तो वो अपने कमरे के पलंग पर लेटा हुआ था और खून तो छोड़ो, किसी जोर जबरदस्ती का नामो निशान तक उसे दिखाई नहीं दिया। ध्रुव ने देखा कि सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें खिड़की से होते हुए उसके पलंग तक आ रही थी। कमरे के फर्श पर बिखरे जंगली फूल, पिघली हुई मोमबत्तियां और अस्त व्यस्त बिस्तर रात की कहानी कह रहे थे। ध्रुव ने नजरें घुमाकर अपने बगल में देखा तो वहां रूपा अर्धनग्न अवस्था में गहरी नींद में सो रही थी। अपने सामने का नजारा देखकर ध्रुव की सांस में सांस आई और उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक डरावना सपना देख रहा था। रूपा पर नजर पड़ते ही उसकी मासूमियत देखकर ना चाहते हुए भी ध्रुव के चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कुराहट फैल गई। उसने देखा कि जैसे ही हवा के झोंके से खिड़की का पर्दा उड़ता तो धूप की कुछ किरणें पर्दे से छनकर सीधे रूपा के चेहरे पर पड़ जाती, जिससे रूपा की भवों पर तनाव की लकीर बन जाती। और जैसे ही पर्दा फिर से अपनी जगह आता तो वो लकीर खुद ब खुद मिट जाती। ऐसा लग रहा था मानो धूप भी रूपा से खेल रही हो। कुछ देर ध्रुव यूं ही एकटक खोया हुआ रूपा को देखता रहा। अचानक रूपा ने नींद में करवट ली और पलंग के किनारे रखी साइड टेबल पर रखा कांच के ग्लास का पानी नीचे गिर गया। जमीन पर गिरते ही ग्लास चकनाचूर हो गया और उसके गिरने की आवाज से रूपा की नींद टूट गई। ध्रुव को इस तरह ताकता देखकर रूपा ने शर्माते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं? मुस्कुराते हुए ध्रुव ने जवाब दिया, बस यूं ही तुम्हें सोते हुए देख रहा था। ध्रुव की बात सुनकर रूपा शर्मा गई और उसने चादर में अपना मुंह छुपा लिया। तो ध्रुव ने उसके चेहरे से चादर हटाते हुए कहा, अब तुम और मैं दो जिस्म एक जान है, मुझसे कैसी शर्म। इतना कहकर ध्रुव ने रूपा को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों एक बार फिर से एक दूसरे में खोने लगे। तभी अचानक ध्रुव के मोबाइल का अलार्म बजने लगा। दोनों ने चौंक कर मोबाइल फोन को देखा और उसके बाद खिलखिलाकर हंसने लगे। ध्रुव ने अपने मोबाइल फोन का अलार्म बंद किया और एक बार फिर से रूपा की तरफ बढ़ने लगा। तो रूपा ने उसे रोकते हुए कहा, आज के लिए इतना काफी है। अगर आप स्टेशन के लिए लेट हो गए तो गोपी भैया क्या सोचेंगे? रूपा की बात सुनकर ध्रुव ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, गोपी को जो सोचना है सोचने दो। फिलहाल तो मुझे मेरे दिल की आवाज सुनाई दे रही है, जो जोर जोर से तुम्हारा नाम पुकार रहा है। इतना कहकर ध्रुव ने रूपा को गुदगुदी करना शुरू कर दिया और रूपा खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ देर बाद उसने खुद को ध्रुव की गिरफ्त से छुड़ाया और शर्माते हुए पास में रखी अपनी साड़ी में खुद को लपेटने लगी। ध्रुव अपनी उसी शरारत भरी नजरों से उसे देखता रहा। जैसे ही रूपा की नजरें ध्रुव से टकराई तो वो शर्माते हुए कमरे से बाहर भाग गई।
रूपा के जाते ही ध्रुव मन ही मन खुश हुआ और कुछ देर बाद उठकर बाथरूम में चला गया। ध्रुव के बाथरूम में जाते ही रूपा अपने असली काम में लग गई। उसने घर का दरवाजा खोला और दौड़ते हुए जंगल पहुंच गई। वहां उसने मुट्ठी भर जंगली फूल और बूटियां इकट्ठा की और जंगल के बीचों बीच एक आग के घेरे में मंत्रोच्चार के साथ उनकी आहुतियां देने लगी। तभी उस आग में एक विस्फोट हुआ और चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। धीरे धीरे उस धुएं में एक परछाई बनने लगी। रूपा ने उस परछाई को देखते ही झुककर सलाम किया और बोली, अष्टक, मेरे मालिक, आखिरकार 800 सालों के लंबे इंतजार के बाद हमारा मकसद पूरा हुआ। अब आपको इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। रूपा की बात सुनकर परछाई ने कहा, मुझे पता था तुम मुझे निराश नहीं करोगी रूपा। इंतजार लंबा था, लेकिन फिर भी तुमने कर दिखाया। लेकिन अभी भी हमारा मकसद पूरा होने में एक आखिरी चाल बाकी है। तुम्हें एक बार फिर से उस मौर्य वंशी के साथ संबंध बनाना होगा। जब तक उससे संबंध बनाओगी तो तुम्हें उसके शरीर से खून की एक बूंद पीनी है, जिससे तुम्हारी कोख में मुझे जीवन मिलेगा। उस परछाई वाले शैतान अष्टक की बात सुनकर रूपा ने एक आज्ञाकारी शिष्या की तरह कहा, जो हुकुम मेरे मालिक। इतना कहकर रूपा वापस जाने लगी तो अष्टक ने चेतावनी देने वाले स्वर में कहा, ध्यान रहे रूपा, जब तक मेरा जन्म नहीं हो जाता उस मौर्य वंशी का जीवित और खुश रहना जरूरी है। रूपा ने हाँ में सर हिलाया और लौटकर वापस घर आ गई। जब रूपा घर में दाखिल हुई तो सामने ध्रुव गीले बदन में टावल लपेटे गंभीर मुद्रा में हॉल में ही खड़ा था। ध्रुव को इस तरह सामने खड़ा देखकर रूपा चौंक गई। ध्रुव के चेहरे के गंभीर भावों को देख रूपा को पकड़े जाने का डर सताने लगा। तभी ध्रुव ने कड़े स्वर में पूछा, कहाँ गई थी? ध्रुव का गंभीर स्वर और ऐसा सवाल सुनकर रूपा ने घबराते हुए जवाब दिया, जी मैं वो सामने। रूपा को इस तरह घबराते हुए देखकर ध्रुव की हंसी छूट गई। उसने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, अरे तुम तो सच में डर गई, मैं तो मजाक कर रहा था। ध्रुव के हंसते ही रूपा की जान में जान आई। उसने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए नाराज होने का नाटक किया और बोली, हटिए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। कोई ऐसा डराता है भला? रूपा को नाराज देखकर ध्रुव ने उसे झट से अपनी बाहों में भर लिया और प्यार जताने लगा। रूपा मन ही मन खुश हो गई क्योंकि रूपा का सम्मोहन और उसका आकर्षण ध्रुव को अपने कब्जे में ले चुका था। ध्रुव ने रूपा को कसकर अपनी बाहों के घेरे में भर लिया और रूपा भी पूरी तरह से उसका साथ देने लगी। एक बार फिर दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगी। अचानक रूपा के कानों में अष्टक के कहे शब्द गूंज गए, जब तक उससे संबंध बनाओगी तो तुम्हें उसके शरीर से खून की एक बूंद पीनी है, जिससे तुम्हारी कोख में मुझे जीवन मिलेगा। रूपा ने खुद को संभाला और झटके से ध्रुव को पलंग के किनारे की तरफ हल्का धक्का दे दिया। ध्रुव का बैलेंस बिगड़ा और उसने खुद को संभालने के लिए अपना दायां हाथ जमीन पर रख दिया। जमीन पर टूटे हुए ग्लास के कांच के टुकड़े अभी भी पड़े थे, जिससे ध्रुव की उंगली पर एक कट लग गया और उसकी उंगली से खून बहने लगा। रूपा ने मौके का फायदा उठाया। उसने चिंता दिखाते हुए झट से ध्रुव की कटी उंगली को अपने मुंह में लिया और उसका खून पीने लगी, जिसे देखकर ध्रुव को रूपा पर और ज्यादा प्यार आने लगा।
दोनों को अपने बीच का वो संबंध अब और ज्यादा शिद्दत से महसूस होने लगा और दोनों एक दूसरे में खो गए। देखते ही देखते कब सुबह से दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। जब रूपा को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि उसने सारे विधि विधान से ध्रुव के साथ संबंध बना लिया है, तो उसने प्यार से ध्रुव के बाल सहलाते हुए कहा, अब उठिए भी, देखिए दोपहर हो गई। पता नहीं वहां स्टेशन पर गोपी भैया क्या सोच रहे होंगे। रूपा का इस तरह प्यार जताना, शर्माना और परवाह दिखाना ध्रुव को अच्छा लगने लगा था। उसने प्यार से कहा, तुम गोपी की चिंता छोड़ो, उसे पता है कि तुम यहाँ हो तो वो कुछ क्यों सोचेगा। वैसे भी जब वो मुझे इतना खुश देखेगा तो अपने आप समझ जाएगा। ध्रुव की बात सुनकर रूपा ने प्यार से ध्रुव को खुद से अलग करते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ, इसीलिए तो पता नहीं वो क्या क्या सोचेंगे। चलिए उठिए और स्टेशन जाइए। इतना कहकर रूपा ने प्यार से जबरदस्ती करते हुए ध्रुव को बाथरूम में भेजा और खुद बाहर आकर रसोई में काम करने लगी। कुछ देर बाद ध्रुव नहाकर बाहर आया तो रूपा ने उसे प्यार से नाश्ता करवाया और जब वो स्टेशन के लिए तैयार होकर निकलने लगा तो रूपा ने एक बीवी की तरह प्यार से उसे लंच का डिब्बा थमाते हुए कहा, शाम को जल्दी आइएगा। रूपा की बात सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और उसके माथे पर प्यार से किस करके स्टेशन के लिए निकल गया। जैसे ही ध्रुव वहां से निकला, रूपा ने रसोई में रखी कुछ जंगली बूटियां निकाली और एक टोटका कर पता लगाया कि उसने गर्भ धारण किया या नहीं। जैसे ही रूपा का टोटका सफल हुआ, बाहर तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजलियां चमकने लगी। रूपा खुशी से झूम उठी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, 8 सदियों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। इंसानी दुनिया में आपका स्वागत है अष्टक, मेरे मालिक। दूसरी तरफ ध्रुव खुशी से झूमते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचा। वो जैसे ही अपने कैबिन में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर प्यार की रौनक और किसी को दिल से पा लेने का संतोष देखकर गोपीनाथ मुस्कुरा दिया। उसने ध्रुव को छेड़ने के लिए जानबूझकर अपनी कलाई घड़ी में वक्त देखा और ध्रुव की चुटकी लेते हुए बोला, अरे मास्टर जी, आप आ गए, वो भी इतनी जल्दी। मुझे तो लगा था आज आप आएंगे ही नहीं। गोपीनाथ की बातें सुनने में भले ही ताने जैसी लग रही थी, लेकिन उसके स्वर में एक दोस्त जैसी छेड़छाड़ थी। ध्रुव जानता था कि गोपीनाथ जानबूझकर उसे छेड़ रहा था, इसलिए उसकी बातें सुनकर गुस्सा होने की बजाय वो थोड़ा शर्मा सा गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे कभी कभी इंसान लेट हो जाता है, 1000 काम होते हैं। गोपीनाथ भी कहाँ कम था। उसने ध्रुव को और ज्यादा छेड़ते हुए कहा, ओह अच्छा, लेकिन पिछले 3 सालों में तो आप कभी लेट नहीं हुए। आज भाभी जी के आते ही ऐसा कौन सा काम पड़ गया मास्टर जी। गोपीनाथ की बात सुनकर ध्रुव बिल्कुल नए दुल्हे की तरह शर्मा गया। उसे कोई जवाब देते नहीं बन रहा था, जिसे देखकर गोपीनाथ की हंसी निकल गई और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। गोपीनाथ को ऐसे हंसते देख ध्रुव समझ गया कि गोपीनाथ उसकी फिरकी ले रहा था। उसने झुंझलाते हुए कहा, अच्छा, आज बड़े सवाल जवाब किए जा रहे हैं, मेरे अफसर हो गए हो गोपी। ध्रुव की बात सुनकर भी जब गोपीनाथ की हंसी बंद नहीं हुई तो ध्रुव मुंह बनाकर पैर पटकता हुआ कैबिन से निकलकर स्टेशन पर आ गया। पिछले 3 सालों से गोपीनाथ ध्रुव के लिए उसका परिवार बन चुका था। उसके हर सुख दुख वार त्योहार में गोपीनाथ हमेशा उसके साथ खड़ा रहा और धीरे धीरे वो ध्रुव के लिए उसके बेस्ट फ्रेंड जैसा हो गया था। इसीलिए ध्रुव को गोपीनाथ के हंसी मजाक पर कभी गुस्सा नहीं आता था। शायद इसलिए गोपीनाथ की बातें सुनकर ध्रुव की हालत ऐसी हो गई थी जैसे सुहाग रात की अगली सुबह दूल्हे की अपने दोस्तों के सामने होती है। कैबिन के बाहर आते ही ध्रुव गोपीनाथ की बातें सोचकर शर्माते हुए मुस्कुराने लगा।
तभी उसे दूर से आती पैसेंजर ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया और वो शर्माते हुए अपना रजिस्टर लेने के लिए कैबिन की तरफ पलटा तो सामने गोपीनाथ उसका रजिस्टर हाथ में लिए पहले से ही खड़ा दबी हंसी हंस रहा था। उसे देखकर ध्रुव बुरी तरह से झेप गया। उसने चौंकते हुए पूछा, तुम यहाँ कब से खड़े हो? ध्रुव की बात सुनकर गोपीनाथ ने कहा, बस जब से आपने शर्माना शुरू किया तभी से। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव कुछ कहता पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई, जिसे देखकर ध्रुव ने कहा, तुम रुको, बड़ी हंसी आ रही है ना, तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ। और ध्रुव मुंह बनाता हुआ ट्रेन की इंजन रूम में चढ़ गया। ध्रुव ने जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करके जल्दी ही पैसेंजर ट्रेन को विदा किया और लौटकर वापस अपने कैबिन में गोपीनाथ के पास आया। गोपीनाथ ने जैसे ही ध्रुव को देखा, वो फिर ध्रुव को छेड़ने के लिए मुंह पर हाथ रखकर दबी हंसी हंसने लगा। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव कुछ कहता, अचानक गोपीनाथ की नजरें ध्रुव के पीछे कैबिन के दरवाजे पर पड़ी। उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे और वो हंसते हंसते अचानक से गंभीर हो गया। गोपीनाथ को इस तरह अचानक से गंभीर देखकर ध्रुव भी चौंक गया। उसने पलट कर देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसके पसीने छूट गए और पैरों तले की जमीन सरक गई। आखिर कौन था वो शख्स? क्यों ध्रुव के लिए वो अप्रत्याशित था? और रूपा का कौन सा रहस्य खोलने वाला था ये शख्स? जानने के लिए सुनिए शैतान का अगला भाग।